नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। आज चर्चा होगी सेविंग्स पर, यानी कहां निवेश करें, निवेश के कौन से विकल्प आपके लिए बेहतर रह सकते हैं, और इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए खास मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ तनवीर आलम है, CEO और फाउंडर फिनकार्ड। बहुत बहुत स्वागत है तनवीर आपका। शुक्रिया पल्लवी। तो चलिए एक नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में खास, यानी आज कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पर हम बात करने वाले हैं। सेविंग्स में हम अक्सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज एनपीएस पर एक सवाल आया है, विड्रॉल्स के बारे में जानेंगे। साथ ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कौन से हो सकते हैं, कम जोखिम के साथ कैसे अगर आपको आगे बढ़ना है, और साथ ही आपका पोर्टफोलियो उसे भी हम चेक करेंगे। तनवीर हमारे साथ है आपके सभी सवालों के देने के लिए। लेकिन इससे पहले कि अपने दर्शकों से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, तनवीर मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लो रिस्क की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ टैक्स सेविंग भी हो जाए हमारी, और साथ ही उसमें कुछ हमें टैक्स इफेक्टिव भी हो, यानी मेरा कम टैक्स कटे, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बताइए। पल्लवी, बेसिकली इंडिया एक नेशन रही है सेविंग्स की जी, और लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं और सेविंग्स ज्यादा करते हैं। लेकिन आज देखेंगे सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एक बहुत ही अहम एवेन्यू है जहां पर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आज के दिन में। अगर उसे ना करके लोग अगर फिक्स मैच्योरिटी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के, तो उसमें उनको टैक्स में काफी हद तक फायदा होता है। और फिक्स मैच्योरिटी प्लान जो है, इसमें मैक्सिमम टैक्स जो लोग लगती है वो 10% की है। तो ये काफी फायदेमंद का जरिया है। आप एफएमपीज की बात कर रहे हैं, तो आपसे मैं जाऊंगी, एफएमपीज जैसे हम बात करते हैं जो हायर टैक्स ब्रैकेट में है, क्या उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे या कोई भी इनमें निवेश कर सकता है? बिल्कुल सही, क्योंकि नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट में मैक्सिमम टैक्स 30% के टैक्स ब्रैकेट में जो लोग रहते हैं, उसकी इंटरेस्ट उस रेट में टैक्सेबल होती है। और यदि कोई अगर एफएमपी में इन्वेस्ट करता है, उसमें मैक्सिमम टैक्स जो है 10% के लिए लागू होती है। और यदि कोई 2 साल की, फॉर एग्जांपल आज के दिन मान लीजिए somebody is investing in March today and he actually invest for a period of 1 year, और वो यदि अप्रैल 2015 में अगर उसकी निवेश मैच्योर होती है, तो कायदे से वो उसने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 साल के लिए ही किया है जी, लेकिन उसमें उसको डबल इंडेक्सेशन के फायदा होने के कारण उसकी इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री भी हो सकती है। तो अगर आप एफडी में 9% इन्वेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट टैक्स आपके पास करीब 6.25 के लेवल में आएगा। सेम इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स मैच्योरिटी प्लान में आप करते हैं, लगभग आपको करीब 8.5 से 9.5% की टैक्स फ्री रिटर्न मिल सकती है। चलिए हम कुछ अब दर्शकों से भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं तनुज, जिन्होंने सवाल ईमेल के जरिए भी भेजा था। तनुज नमस्कार, आपने कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स जानने चाहे थे, फिलहाल आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? तनुज आप सुन पा रहे हैं? चलिए, सवाल इन्होंने ईमेल से भेजा था, कोशिश करेंगे कि उनसे फोन पर भी बात हो पाए। उनका प्रोफाइल जहां तक संबंधित है, तो उन्होंने लिखा 38 उनकी उम्र है और 7.5 एनुअल सैलरी ये इनकी है, यानी 20% ब्रैकेट में ये फॉल करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि फिलहाल ये सिर्फ एफडीज LIC में निवेश कर रहे हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जानना चाह रहे हैं, लेकिन एक कंसर्न इनका बना हुआ है लो रिस्क, यानी कि ज्यादा जोखिम ये नहीं लेना चाहते हैं। हमारे साथ तनवीर है सवाल का जवाब देने के लिए। तनवीर, जैसा इनके प्रोफाइल से आपको लग रहा है हायर टैक्स ब्रैकेट में, जैसे कुछ देर पहले भी आप बात कर रहे थे एफएमपीज की, इनके लिए, तनुज के लिए अगर आपको कुछ सजेस्ट करना होगा तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? तनुज क्योंकि वो लो रिस्क लेना चाह रहा है, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा था, फिक्स मैच्योरिटी प्लान एक बहुत ही अच्छे एवेन्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन दूसरा जो सोल्यूशन है उसके लिए वो बेहतर साबित होगा, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट टेन्योर 5 साल की है। तो अगर वो थोड़े बहुत रिस्क ले और फिक्स में MIP जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे जिसको मंथली इनकम प्लान कहते हैं म्यूचुअल फंड में, अगर यदि वो MIP में इन्वेस्ट करना चाहें, तो उससे क्या होगा कि आने वाले समय में उनको हो सकता है डबल डिजिट में रिटर्न मिल जाए, क्योंकि आने वाले 5 साल में इंटरेस्ट रेट इंडिया की कम होगी, जिससे कि MIP जैसे स्कीम में फायदा होगा। और इसके अलावा इक्विटी जो छोटी स्मॉल पोर्शन इन्वेस्टमेंट रहती है उसकी, ओवर अ 5 ईयर पीरियड इसमें कैपिटल डिस्ट्रॉय नहीं होगा और अपसाइड में उसको डबल डिजिट रिटर्न मिलने की संभावना भी है।
जी, तो यानी नेट रिटर्न पे खास आपको ध्यान रखना है। जैसे खुद अभी तनवीर ने भी बताया कि अगर आप बैंक एफडी की बात करते हैं तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपके कम होंगे, इसलिए अगर आप टैक्स इफेक्टिव भी चाह रहे हैं और जोखिम ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो एक आपके लिए विकल्प एफएमपीज हो सकता है, जिस पर थोड़ी देर पहले तनवीर ने कुछ फीचर्स बताए थे। एक और दर्शक है सिद्धांत कौशिक हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। नमस्कार सिद्धांत, पूछिए क्या सवाल है सर आपका? हेलो। सिद्धांत जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर, पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से? हाँ जी। हेलो। सर अपना सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, स्टूडियो पे हमारे साथ हाँ मौजूद जी, हैं। आज मेरी एज 52 इयर्स है। मैं एक रिटायरमेंट पेंशन प्लान चाहता हूँ, कोई बेस्ट प्लान है कोई तो सजेस्ट कीजिएगा प्लीज। ओके, तो आप जैसे आपने बताया 52 आपकी एज है, इससे पहले कभी कोई पेंशन प्लान आपने लिया है या कभी लेने का सोचा? नहीं, इससे पहले कोई नहीं है मेरे पास जी। चलिए तनवीर, जैसे इन्होंने बताया 10 साल नियर अबाउट देखा जाए तो इनकी अब रिटायरमेंट को रह गया है। अगर अब ये प्लानिंग करना शुरू करते हैं, कितनी कारगर होगी वो प्लानिंग? और एक कॉर्पस, फाइनल कॉर्पस जो होता है रिटायरमेंट का, उसको बनाने के लिए 10 साल का समय ये दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक थोड़ा सा लेट चल रहा है इनफैक्ट प्लानिंग में? बिल्कुल सही कहा पल्लवी, थोड़ी सी देर हो गई है, बट निराश ना हो। देखिए, पेंशन जो स्कीम लोग इन्वेस्ट करते हैं, मेन मकसद ये रहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन रेगुलरली मिलती रहे, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कहलाता है। आपको पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन तभी अच्छी रहेगी यदि आप एक अच्छी पूंजी जमा कर पाएं, जिसे हम कहते हैं अक्यूमुलेशन फेज। हालांकि हमारे पास 10 साल कम समय है, लेकिन इस समय में आप न्यू पेंशन स्कीम जो PFRDA ने लॉन्च किया है उसका फायदा उठा सकते हैं, उसमें निवेश करें। क्योंकि देखिए, वो एक काफ़ी लो कॉस्ट प्रोडक्ट है जहां पर फंड मैनेजमेंट चार्ज बहुत ही कम लागू होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा वहां पर, और जो पैसा इन्वेस्ट होगा आपकी एक अच्छी पूंजी बनेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे वो। दूसरी बात और है कि ये 8 प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो है म्यूचुअल फंड कंपनी की, वो मैनेज कर रहे हैं, जिसे PFRDA ने लाइसेंस दिया है। तो इनमें लेकिन एक बात बताइए, एनपीएस काफी समय से सरकार उसको बूस्ट कर रही है कि अब इंडिविजुअल्स भी उसमें निवेश कर सकें। पहले जैसे सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज के लिए था, 2009 में इंडिविजुअल्स के लिए भी खोला गया, लेकिन एज फार एज रिस्पॉन्स इज कंसर्न, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के भी बहुत सारे पेंशन प्लान बाजार में मौजूद हैं। ऐसे में अगर एनपीएस से तुलना की जाए बाकी पेंशन प्लान की, तो एनपीएस कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, एनपीएस कैसे फायदेमंद होगा, क्योंकि नॉर्मल इंश्योरेंस की जो पेंशन प्लान आप देख रहे हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारे चार्जेस लागू होते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आपके पैसे बहुत से कट के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसकी ग्रोथ ऑब्वियसली कम होगी। रही बात एनपीएस की, यस, एनपीएस काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही थी। तो एनपीएस में एक बहुत बड़ी जो ड्रॉबैक थी पहले, कि वो उस पर लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं थी। अगर आप एनपीएस अकाउंट खोलते थे तो वो सिर्फ रिटायरमेंट में ही आप विड्रॉ कर पाते। अभी बहुत रिसेंटली गवर्नमेंट ने एनपीएस में विड्रॉल फैसिलिटी ऐड की है, ये हाल फिलहाल 27 फेब को, जिसमें कि आपने जितने भी कम से कम, उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, कम से कम आपके 10 साल तक उस एनपीएस अकाउंट होनी चाहिए एग्जिस्टेंट। उसकी आपने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है उसका 25% तक ही आप विड्रॉ कर पाएंगे मैक्सिमम, और कोई खास वजह होनी चाहिए जिसके लिए आप ये पैसा। तनवीर, एनपीएस पर एक दर्शक है, उन्होंने सवाल भेजा था, उनका सवाल भी लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे, क्योंकि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सारंग मौजूद है पुणे से। नमस्कार सारंग, पूछिए क्या सवाल है? जी हाँ, मेरा एज 30 का है जी, और इसमें अभी मेरी करंट सैलरी के हिसाब से मुझे लगभग 40,000 नेट मिल रहा है। ओके। जबकि मेरे घर में 4 डिपेंडेंट्स है जो मुझ पे डिपेंड है, और एक होम लोन चल रहा है 18,000 के करीब का। जी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे सेविंग थोड़ा कर सकूं, और क्योंकि
इंडिविजुअल टैक्स होने के कारण मेरे अकेले पे टैक्स गिर रहा है, लेकिन मेरे 4 जो डिपेंडेंट है उसका मुझे लोड आ रहा है, तो वो मैं Right. कैसे प्लान कर सकता हूँ? चलिए, प्रॉपर प्लानिंग कैसे हो उस पर हम जवाब देंगे। हमारे साथ तनवीर आलम है, फाउंडर सीईओ ऑफ फिनकार्ड से। तनवीर, जैसे इन्होंने पूरा मेल में भी मेंशन किया था, काफी सारी लायबिलिटीज इनके ऊपर हैं, होम लोन भी चल रहा है, LIC भी कुछ ये प्रीमियम पे करें 3,000 रुपए के आसपास, और होम लोन की EMI करीब 18,000 पड़ रही है। सारे ही फैमिली मेंबर्स का जो एक जिम्मेदारी है वो इनके ऊपर है। ऐसे में प्रॉपर प्लानिंग की अगर बात की जाए, अलग अलग सेक्शन है जहां पे छूट ले सकते हैं, लेकिन एज फार एज प्लानिंग इज कंसर्न, इनके एक्सपेंसेस इन्हें कम करने हैं ताकि अपनी सेविंग्स बढ़ा सके, उसके लिए कुछ टिप्स इन्हें देना चाहेंगे आप? देखिए, पर्सनल एक्सपेंस तो खुद के हाथ में होती है, लेकिन आज उनकी जो स्थिति है वो 3,000 रुपया साल महीना LIC में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जीवन मित्र में मेरे ख्याल से, और ये एक इंडाउमेंट प्लान है। तो करंट कैश फ्लो की सिचुएशन देखते हुए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो LIC की जो जीवन मित्र है उसे पेड अप करते हैं। इससे उनको कैश फ्लो में काफ़ी सहूलत होगी, और ये कैश फ्लो वो यूटिलाइज कर सकते हैं बाकी दूसरे रिस्क को कवर करने के लिए, क्योंकि ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, सपोर्टिंग अ फैमिली ऑफ 4. He can substitute this money by investing in a online term insurance plan. Secondly, what if he will get his house loan possession in 2 to 3 months time. So his problem is mainly of a cash flow. So his cash flow will get improved in 2 to 3 months time when he gets possession. जी। Plus, after that, what happens? He will get tax rebate for the interest paid on home loan, and also for the principal repaid under ATC. So the cash flow that he is positively generating by getting the 3,000 prepaid of LIC Jeevan Mitra, he can use for getting 80D benefit under Mediclaim insurance also. राइट तो सारंग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टिप मिली है आपको तनवीर की तरफ से कि जो आप LIC का प्रीमियम चुका रहे 3,000 रुपए, वो आप एक तरह से सेव कर सकते हैं। अगर पॉलिसी आप पेड अप कर देंगे, फर्दर प्रीमियम्स आपको नहीं देने होंगे, लेकिन आपकी पॉलिसी चलती रहेगी और उसको आप चैनलाइज कर सकते हैं कुछ और विकल्पों में जो भी तनवीर ने सजेस्ट किए हैं। ATC में तो क्योंकि आपका होम लोन जैसे आपने बताया था मेल में, पोजेशन आपको मिल जाएगा अगले 2 से 3 महीनों में। तो एज एंड व्हेन आपको पोजेशन मिलता है, आप ATC में जो आपको छूट मिलती है 1 लाख की, वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कुछ आपके जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे PPF, वो आप कंटिन्यू रखें क्योंकि लंबी अवधि के लिए बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अब एक ईमेल शामिल करते हैं जो थोड़ी देर पहले दुर्गेश का हम बात कर रहे थे, NPS पर इन्होंने सवाल भेजा था। तनवीर, जैसे इन्होंने मेल में अपनी लिखा है कि इन्होंने 2009 से गवर्नमेंट जॉब करना शुरू किया है और अब ये अपने NPS खाते से कुछ विड्रॉल करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट विड्रॉल के साथ साथ इन्होंने लोन की भी बात की है। क्या कैटेगरीज में एक तरह से लोन दिया जाता है? क्योंकि पहले आप बात कर रहे थे कुछ ईज किया है सरकार ने और अब एक सर्कुलर इस तरह से जनरेट हुआ है कि आप अपने अकाउंट से कुछ निकासी कर सकते हैं। पहले भी इस तरह की चीजें थी लेकिन वो सिर्फ Tier 2 अकाउंट्स के लिए थी। Tier 1 में भी अब कुछ शर्तों के साथ आप निकाल सकते हैं पैसे। कौन सी कंडीशंस हैं ऐसी जिसमें निकाला जा सकता है और क्या उसमें कुछ लिमिटेशन है? यस, 4 महत्वपूर्ण शर्तें हैं इसमें। एक तो है कि वो आप तभी निकाल पाएंगे अगर आप NPS अकाउंट 10 साल तक रन कर रहे हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण रीज़न है वो कोई बहुत ही एक अहम रीज़न के लिए होनी चाहिए, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई, कोई क्रिटिकल इलनेस हो फैमिली में, या उसकी मैरिज हो, या आप पहला घर बना रहे हैं उसके लिए निकालना हो। ये सब रीजंस के लिए आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम विड्रॉल आपको 25% जो आपने कंट्रीब्यूट किया उसका 25% ही निकाल पाएंगे। और लास्ट, आप अपने NPS के लाइफ में 3 बार ही विड्रॉ कर पाएंगे और 2 विड्रॉल के बीच में कम से कम 5 साल का अंतर होना चाहिए। तनवीर, इन्होंने इनफैक्ट लोन के बारे में भी जिक्र किया है। जैसे आपने बोला क्योंकि इन्होंने जॉब 2009 से करना शुरू किया, विड्रॉल के लिए तो ये एलिजिबल नहीं है, लेकिन लोन का जहां तक सवाल है, बाकी भी जो व्यूअर इस वक्त मनी गुरु देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? लोन क्या मिल सकते हैं NPS पर? Tier 1 में NPS में लोन अलाउ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ये अभी विड्रॉल फैसिलिटी अलाउ किया है इन्होंने।
तो चलिए कुछ और सवाल है उन्हें भी हमें शामिल करना है, लेकिन पहले आपको बता दें कैसे अपने सवाल आपको भेजने हैं मनी गुरु में। अगर आपका सेविंग से जुड़ा कोई भी सवाल है, सेव लिखकर आप अपना सवाल अपने नाम के साथ 57575 पर भेज सकते हैं। साथ ही ईमेल के जरिए भी अपने सवाल एक्सपर्ट तक पहुंचा सकते हैं moniguru@zenetwork.com। याद रहे अपना फोन नंबर जरूर उसमें मेंशन करें, क्योंकि सवाल का जवाब आपको मेल के जरिए नहीं बल्कि शो के जरिए मिलेगा। यानी आपको अपना नंबर देना होगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपका सवाल अगले हफ्ते के शो में शामिल करेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं, तनवीर से बातचीत जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज चर्चा सेविंग्स पर हो रही है और इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पर बातचीत करने के लिए तनवीर आलम हमारे साथ तो बने हुए हैं। कुछ दर्शक हैं जिन्होंने सवाल ईमेल के जरिए भेजे, उन्हें भी शामिल करेंगे। श्रद्धा जी का सवाल है, उन्होंने पुणे से सवाल भेजा है। पोर्टफोलियो इनफैक्ट इन्होंने बताया है अपना, और कोशिश करने की फोन लाइन पर भी हमसे कनेक्ट हो जाए। श्रद्धा ने कुछ फंड्स अपने लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं तनवीर, और अगर इन फंड्स की बात करें तो इन्होंने कुछ जो फंड्स बताए थे, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, IDFC प्रीमियर इक्विटी, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज। अवधि इनकी क्लियर है, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहती हैं, बच्चे के लिए ये निवेश करना चाह रही हैं। इस वक्त फोन लाइन पर भी जुड़ गई हैं। श्रद्धा जी नमस्कार। पूछे, जो आपने फंड्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हैं, आपने अपने आप से ये सजेस्ट किए हैं या फिर किसी ने आपको सजेस्ट किया? श्रद्धा? हाँ, बोल रही हूँ मैं। जी मैम, आपने कुछ फंड्स अब मेल पर भेजे थे और आपने कुछ गोल्स भी बताए थे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, आगे उसकी मैरिज के लिए। तो ये जो फंड्स का जो चुनाव आपने किया है, ये आपने खुद से अपनी रिसर्च से किया है या किसी से सजेशन दिया? मैंने एक मिनट जी। एक्चुअली आई सर्च ऑन वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन एंड आल्सो आस्क ऑनलाइन क्वेश्चंस टू सम फाइनेंशियल एडवाइजर्स। जी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत रिकमेंड किया था, प्लस वो मैंने रिपोर्ट्स देखी वैल्यू रिसर्च पे। ओके, दैट्स वेरी गुड श्रद्धा कि आप अपने एंड से भी थोड़ा रिसर्च करें, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट की राय लेना यहाँ पर जरूरी है। इसलिए तनवीर हमारे साथ है आपके पोर्टफोलियो पर राय देने के लिए। तनवीर, श्रद्धा ने जो 3 फंड सजेस्ट किए हैं, कैसे लगते हैं आपको? और साथ ही लंबी अवधि में जो इनका गोल है, इन्होंने मेंशन किया है कि 15 साल में 50 लाख और उसके बाद 50 लाख की एक और अमाउंट, लेकिन 18 साल के बाद कैसे इसको प्लान करें? क्या दोनों टारगेट्स के लिए अलग अलग SIP करना ठीक रहेगा? यस श्रद्धा, पहली बात, आपने जो फंड चूज किए वो बहुत ही अच्छे फंड्स हैं और इससे आपकी ब्रॉड मार्केट पूरी कवर हो जाती है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये सारे कवर हो जाते हैं। व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज एड डायरेक्शन टू योर इन्वेस्टमेंट्स। नाउ इफ यू लुक एट योर गोल्स दैट इज बीन स्पेसिफाइड इज चिल्ड्रन एजुकेशन and you've put marriage as a goal. Right. Now, if you invest 10,000 rupees a month also for about 15 years for your child education, it will accumulate to about 50 lakh in about that time horizon. तनवीर, यहाँ पर लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं कंसिडर हमें करना होगा, और साथ ही 50 लाख की बात करें, अगले 15 इयर्स में एजुकेशन की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ रही है, क्या इनको अपने कुछ टारगेट्स रिवाइज करने की जरूरत है या बीच में मॉनिटर करते रहे? कैसे इनको चलना चाहिए आगे? ओके, जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, आपको अपने गोल्स रेगुलरली रिवाइज करने चाहिए। एंड आपने सही कहा कि इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखना चाहिए अपने गोल्स को कार्व आउट करने के लिए। मेरे ख्याल से वो अपने गोल्स को टाइम टू टाइम रेगुलरली मॉनिटर करें, अपने फंड्स जो ग्रो करें उनको भी मॉनिटर करें। तो ये जो 40,000 इन्वेस्ट करना चाह रही है, शी कैन एक्चुअली डायरेक्ट टुवर्ड्स a specific tag one particular fund to a goal. For example, she can tag a blue chip for funding child education, a premier equity for funding the marriage plan, and the balance can actually fund the retirement, which is also a most important milestone or goal in our life. राइट। तो इनफैक्ट श्रद्धा के लिए आपने जैसे बोला कि 12,000 रुपए की एक SIP शुरू कर सकती है। 15 साल 18 साल के जो 2 इनके लक्ष्य हैं, 10 to 12% एक अप्रोक्सीमेट यहाँ पर एक एस्टिमेट लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में याद रहे कि आपके रिटर्न्स फिक्स नहीं होंगे। जैसा जो आपका फंड है, कौन सी कंपनीज में निवेश करता है, उसका कैसा परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिलता है। और साथ ही एक्सपेंस रेशियो भी एक खर्च होता है जो कंपनी काटती है आपके निवेश से। अगले दर्शक हमारे साथ आदित्य सिंह है चेन्नई से। नमस्कार आदित्य, पूछिए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार मैम, मेरा सवाल है लाइक अभी मेरे को शॉर्ट टर्म में 6 to 7 मंथ में मेरे को 60 to 70,000 चाहिए। ओके। उसके लिए मेरे को शॉर्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना है कुछ। ओके।
4 आप to 5,000 के। आप करते हैं वैसे फिलहाल म्यूचुअल फंड्स में या फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है अभी मेरा। चलिए। और इसके अलावा मेरे को अपना एक बेटी है मेरी, तो उसके लिए मेरे को उसके एजुकेशन के लिए और मैरिज वगैरह के लिए अभी लॉन्ग बट टर्म आई थिंक फिर वो सेकंड जो आपका सवाल होगा वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप जाना चाहते हैं। जी जी जी। चलिए ठीक है। आदित्य ने 2 कंसर्न यहाँ पर जताए तनवीर। एक तो शॉर्ट टर्म में 6 to 7 मंथ्स में इन्हें कुछ पैसे जमा करने हैं, 4 से 5 हजार रुपए कर सकते हैं निवेश ये, और साथ ही बेटी है इनकी एजुकेशन और मैरिज, जैसे थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, श्रद्धा के लिए भी आप सजेस्ट कर रहे थे। तो ये जो अलग अलग गोल्स हैं शॉर्ट और लॉन्ग टर्म, इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे और शॉर्ट टर्म में कौन सा फंड होगा? शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से फॉर 6 to 7 month आई वुड सजेस्ट दैट यू इन्वेस्ट इन IDFC शॉर्ट टर्म फंड, that will help you meet your objective. Secondly, for a long term goal for your daughter's education, now I am taking the liberty of being a bit aggressive since your goal is very long term. You can look at either ICICI Dynamic Equity Fund or IDFC Premier Equity Fund if you wish to take risk. Now, if you are a conservative investor and you do not wish to take risk, then you can look at ICICI Balanced Advantage Fund or HDFC Balanced Fund. जी, तो इनफैक्ट आपको फंड्स के रिटर्न्स भी हमने दिखाने की कोशिश की है। पिछले 5 साल में इन फंड्स ने एनुअलाइज बेसिस पे करीब 23 से 31% का रिटर्न दिया है। ध्यान देने वाली बात ये होगी कि IDFC प्रीमियर इक्विटी मिड कैप का जो फंड है वहां पर थोड़ा ज्यादा रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि मिड कैप में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ज्यादा रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं कुछ उसमें, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा पिटाई भी इनफैक्ट मिड कैप शेयरों की ही होती है। तो डिपेंडिंग कि आप कितना रिस्क ले पाएंगे, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। एक्सपर्ट की तरफ से कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए गए, लार्ज कैप आप जरूर शामिल करें क्योंकि लंबी अवधि के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं, साथ ही मिड कैप भी कर सकते हैं अगर थोड़ा रिस्क आप लेने को तैयार है। शॉर्ट टर्म के लिए भी बताया था तनवीर ने, IDFC शॉर्ट टर्म एक फंड हो सकता है क्योंकि छोटी अवधि में 6 से 7 महीने में इक्विटी एक्सपोजर बिल्कुल ना ले। चलिए एक आखिरी सवाल शामिल करेंगे। मनोज कुमार जी का सवाल है, गाजियाबाद से इन्होंने भेजा है और सवाल ईमेल के जरिए इन्होंने मेंशन किया है कि ये 5,000 रुपए प्रति माह कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन ऑनलाइन प्लान्स के बारे में जानना चाह रहे हैं किस तरह से ऑनलाइन में निवेश होता है। और ये क्योंकि तनवीर जैसे जनवरी 2013 में ही ये शुरुआत हुई थी कि सेबी ने सभी कंपनीज को गाइड किया कि अब उन्हें ऑनलाइन प्लान्स भी लाने चाहिए, लेकिन किस तरह का रिस्पांस इसमें देखने को मिला। और साथ ही एनईवी की जहां तक बात है, क्या कुछ ज्यादा फर्क है डायरेक्ट प्लान्स में और बाकी जो प्लान्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं? यस, आप डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफेक्टिव जो डिफरेंस इन रिटर्न दिखा है एनीवेयर बिटवीन 0.5% to 0.75% रिटर्न डिफरेंस दिखा है। इनका सवाल था, ये पहले फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो इनको KYC जो नो योर कस्टमर करवाने की जरूरत है, एंड फॉर विच ही हैज टू फिल अप अ फॉर्म एंड along with his first investment he has to send the form to any mutual fund office where he can start his investment. KYC takes only about 15 minutes to get it done if the document gets verified. चलिए, तो पहली बार अगर आप निवेश कर रहे हैं KYC जरूरी होगा, पैन भी आपको बहुत मैंडेटरी होगा, और साथ ही KYC की अगर बात करें कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, आप कंपनी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। तनवीर, कुछ फंड्स क्या आप उन्हें सजेस्ट कर पाएंगे? हालांकि मनोज ने अपनी एज नहीं लिखी है, लेकिन एक अगर मान लिया जाए कि 30s में अगर ये हैं, यंग इन्वेस्टर हैं, क्या कोई और फंड आप सजेस्ट करेंगे? थोड़ी देर पहले जो आपने इनफैक्ट आदित्य को भी सजेस्ट किया है, फ्रैंकलिन ब्लू चिप आपने एक फंड सजेस्ट किया था, लेकिन लार्ज कैप मिड कैप दोनों से बनाए अपना पोर्टफोलियो, या फिर कोई कैटेगरी इनके लिए आप बता पाएंगे? फंड सजेस्ट करने से पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि अगर इनके रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म्स के हैं तो ये लो रिस्क फंड लें, जैसे कि अगर अप टू 5 इयर्स है तो ये MIP और बैलेंस कैटेगरी की फंड दे सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर एंड अबव है तो देन ही कैन लुक एट इक्विटी फंड्स। इफ इट्स 10 ईयर देन ही शुड फोकस ओनली ऑन लार्ज कैप फंड सच एज द फ्रैंकलिन ब्लू चिप एज यू सेड, ICICI फोकस्ड ब्लू चिप इज देयर, UTI Opportunity, Birla Frontline. These are funds options that you have. Plus, if you are looking at a very long-term horizon of 10-15 year above, then IDFC Premier Equity Fund, ICICI Discovery Fund, HDFC Mid Cap Opportunity Fund, there are very good funds available. ऑलराइट, तो अगर आपकी ज्यादा डिटेल्स हमारे साथ होती तो शायद इनफैक्ट तनवीर के लिए इजी होता आपको जवाब देना। तनवीर, फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने। थैंक यू सो मच। और अपने व्यूअर्स को बता दें कैसे सवाल आपको भेजने हैं, SMS या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में अपना नंबर जरूर आप मेंशन करें, साथ ही सेव लिखकर आप भेज सकते हैं 57575 पर, अपना नाम उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। आज हमने चर्चा की सेविंग्स पे, लेकिन कल जब हम लौटेंगे तो हम बात करेंगे
करेंगे लोन्स पर, यानी मंडे का दिन होता है सेविंग्स के नाम, लेकिन लोन्स के सवाल लिए जाते हैं हर मंगलवार को। बुधवार के दिन इंश्योरेंस पर हम बातचीत करते हैं। आपने जो भी इंश्योरेंस से जुड़े सवाल भेजे हैं उनको हम मनी गुरु में शामिल करेंगे। थर्सडे के दिन होगा प्रॉपर्टी, और साथ ही हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी कि फ्राइडे बात होती है इक्विटी पर। अगर पर्सनल टैक्सेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है आप भेज सकते हैं हमें, हमारे एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, आगे देखिए बिग स्टोरी बिग डिबेट। नमस्कार।